हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एथिक्स। एथिक्स जीएस पेपर 4 का एक पार्ट है। जीएस पेपर 4 ही पूरा एथिक्स है बेसिकली। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एथिक्स क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्या एम है, वगैरह वगैरह। मैं हूँ पूर्ति गर्ग। मैं मेमोरी मास्टर हूँ, नेशनल मेमोरी चैंपियन हूँ और मेरा टॉप 120 टैलेंट्स ऑफ इंडिया में सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं आपको बहुत इजीली चीजों को याद करना भी सिखा सकती हूँ कि किस तरह से आप कोई भी चीज मेमोरी टेक्निक की हेल्प से याद कर सकते हैं। तो आप मेरे बारे में यहाँ पर थोड़ा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एथिक्स की। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जीएस पेपर 4 में पढ़ाया जाता है। जीएस पेपर 4 में आता है एथिक्स। उसके बाद एथिक्स में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं, एथिक्स क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना होता है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले बात होती है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम बात करते हैं इंसान के कंडक्ट की, बेसिकली उसके आचरण की। ठीक है, सॉरी, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें हम बात करते हैं इंसान के आचरण की। उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब किससे रिलेट करता है? ह्यूमन कैरेक्टर से। कैरेक्टर मतलब आपका चरित्र कैसा होगा, राइट। और उसके बाद आता है आपका गवर्नेंस वाला पार्ट, प्रोबिटी हो गई, सिविल सर्विसेज में आपकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आता है आपका 5th और 6th टॉपिक। तो इसमें हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, कि आदमी को बिहेव कैसे करना चाहिए, उसका बेसिकली एप्लीकेशन। तो लास्ट पार्ट आपका होता है अप्लाइड एथिक्स, बेसिकली एप्लीकेशन, या जिसे आप बोलते हैं केस स्टडीज। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटे मोटे टॉपिक्स हैं एथिक्स में। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जहां पर हम बात करते हैं इंसान के आचरण की, ह्यूमन कंडक्ट। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां पे हम बात करते हैं इंसान के चरित्र की। ठीक है, और उसके बाद जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वहां हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड फाइनली केस स्टडीज की। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी होंगी, जैसे व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, एथिक्स आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से पैदा हुआ ये एथिक्स नाम की चीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एथिक्स। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज होती हैं इसमें, जैसे एजेंट थ्योरी, एक्शन थ्योरी वगैरह वगैरह, वो भी हम देखेंगे। और फाइनली हमें ये पता चलेगा कि एथिक्स का एम क्या है। अगर हमें एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, हमारे एग्जाम में एथिक्स आता है, तो क्यों आता है, उसका एम क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स होता क्या है, हमें पहले इसका मतलब जानना होगा। जो भी हमारे सिलेबस में टर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एटीट्यूड, एप्टीट्यूड की बात करी हमने, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी। ये बहुत ही जरूरी है कि हमें एक एक शब्द का मतलब पता हो। जो भी शब्द हमारे सिलेबस में हैं, जो भी टर्म्स हमारे सिलेबस में हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उन सब का मतलब पता हो। एप्टीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड होता क्या है, क्योंकि अगर हमें इनके मतलब नहीं पता होंगे तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो एथिक्स क्या है, हम इसको किसी के अंदर डाल नहीं सकते। हम समझा सकते हैं, हम टर्म समझा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। तो जो आपके आंसर्स होंगे वो आपको खुद से अंदर से आने चाहिए। वो कब आएंगे, जब आपको इनके टर्म्स के मतलब समझ आएंगे, इनका एप्लीकेशन बहुत ही क्लियर होगा, राइट। तो एक एक चीजें करके, एक एक टॉपिक से हम सारे टॉपिक समझेंगे। उससे पहले ये बहुत जरूरी जानना है कि एथिक्स क्या होता है, तभी हम एथिक्स के बेसिस जान पाएंगे, जो इसके बेसिक्स होंगे। ठीक है, तो एथिक्स क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपली समझाती हूँ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से कि एथिक्स होता क्या है। ठीक है, एथिक्स में हम दो तीन चीजों की बात करते हैं और उन दो तीन चीजों से ही हमारी डेफिनेशन बन जाती है। पहला पॉइंट एथिक्स ये बोलता है कि ये बात करता है अबाउट क्वालिटी। इसको क्वालिटी से बहुत मतलब होता है। कोई भी चीज अच्छी है या बेकार, आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं तो आप पहले उसका क्वालिटी चेक करते हैं, कितने टाइम तक चलेगा, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। दो तरह के आम रखे हैं बाजार में, तो आप देखते हो नहीं ये ज्यादा अच्छे नहीं है, ये ज्यादा अच्छे हैं, तो वो क्या है, क्वालिटी। तो एथिक्स भी क्वालिटी की बात करता है, लेकिन वो बात करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड कैरेक्टर। बेसिकली ये इंसान के चरित्र, इंसान के आचरण की क्वालिटी की बात करता है कि इंसान कैसा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे अगर आप क्वालिटी चेक करते हो, ठीक है,
तो आप किस बेसिस पे क्वालिटी चेक करोगे? आपके पास कुछ बेसिस तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में थे या अभी भी जब आपके मार्क्स आते हैं तो आप कैसे देखते हो कि अच्छे हैं बेकार है? तो वो 100 में से आते हैं, 20 में से आते हैं। आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है। मान लो आपके मार्क्स 30 आए, तो आप ये कैसे बता सकते हो ये अच्छे हैं बेकार हैं? अगर ये 30 में से मार्क्स हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर ये मार्क्स 100 में से हैं तो यही मार्क्स बेकार हो गए। तो किसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप इसको चेक कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स हमें पता होने चाहिए। अगर हम किसी चीज की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो चीज अच्छी है या खराब है, तो किसी बेसिस पे होगा। तो जो बेसिस होते हैं वो हमें एथिक्स में पता चलता है दैट इट वर्क्स या इट इज अबाउट स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। और हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू अचीव सुमम बोनम। अब ये सुमम बोनम नाम की चीज क्या है? सुमम बोनम का मतलब होता है विजडम। आपका जो भी हाईएस्ट गुड होता है, मतलब जैसे अगर आपके मार्क्स का हम 100 में से बात करते हैं, आपका पेपर 100 मार्क्स का है, तो एक बार आपके मार्क्स 30 आए, फिर आपने और मेहनत करी तो आपके मार्क्स 70 आए, फिर आपने और मेहनत करी तो आपके मार्क्स 100 आए। तो ये क्या हो रहा है? ये हाईएस्ट मार्क्स है, 100 से ज्यादा तो नहीं ला सकते 100 में से। तो यही होता है सुमम बोनम, मतलब कि हाईएस्ट गुड, सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन जो स्थिति हो सकती है उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड। हाईएस्ट गुड या हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं सुमम बोनम। ठीक है, तो अगर हम 100 में से बात कर रहे हैं तो 100 में से 100 लाना क्या है? हाईएस्ट गुड। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं इंसान की भाषा में या कैरेक्टर की भाषा में अगर बोला जाए तो गुड, बेटर, बेस्ट। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो और अच्छा बनना चाहेगा, और अगर कोई इंसान और अच्छा है तो वो सबसे अच्छा बनना चाहेगा। ये इस तरह से चलता है। अगर ये एक अच्छा इंसान है तो बाद में थोड़े टाइम बाद ये इंसान थोड़ा और अच्छा बनना चाहेगा, और थोड़े टाइम बाद वो अपने ऊपर काम करके सबसे अच्छा बनना चाहेगा। सो गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह से आप जब 100 में से नंबर्स की बात कर रहे थे, पहले आप 30 लाए, आपने और मेहनत करी आप 70 लाए, आपने और मेहनत करी आप पूरे 100 लाए। तो ये हो गया आपका सुमम बोनम, तो ये हो गया हाईएस्ट पर्पस। अब इन्हीं 3 पॉइंट से हमारी एथिक्स की डेफिनेशन बन जाती है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है जब हम एथिक्स की बात करें तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी हुई। हमने सबसे पहले क्वालिटी की बात करी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एथिक्स इज अबाउट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ठीक है, हमने क्वालिटी की बात करी, सो एथिक्स इज अबाउट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट। उसके बाद हमने क्या बात करी? इसके पर्पस की या स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स तो इसी में आ गया क्वालिटी में। क्वालिटी कैसे पता चलेगी? एक रेफरेंस से, एक स्टैंडर्ड से। आप 30 में से नंबर लाए तो आप 30 नंबर लाए तो कितने में से लाए? 30 में से लाए, बहुत बढ़िया। 100 में से लाए तो बेकार। तो हमने क्या करा? एथिक्स इज अबाउट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट विद एन एम। अब पर्पस क्या है हमारा एथिक्स का? विद एन एम टू अचीव सुमम बोनम। हमें सबसे बेस्ट बनना है ना, सो विद एन एम टू अचीव सुमम बोनम। अब हम सुमम बोनम कैसे ला सकते हैं? हम सबसे अच्छे कैसे बन सकते हैं? जैसे कि अब आपने नंबर की हम बात कर रहे थे, आप पहले 30 लाए, फिर आपको मेहनत करनी पड़ी। आपने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जैसे अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हैं, आपने पहले साल दिया आपका नहीं हुआ, आपने दूसरे साल दिया तो आप 2 मार्क्स से रह गए, फिर तीसरे साल आपने दिया तो क्लियर हुआ। तो वो कैसे काम करा? आपने देखा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है। तो इसी तरह से पहले आप 30 लाए, आपने देखा मेरी कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, फिर आप और बढ़े, फिर आपने देखा क्या मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ या क्या मैं टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप पूरे 100 लाए मेहनत कर कर। तो हमने क्या बोला? एथिक्स इज अबाउट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट विद एन एम टू अचीव सुमम बोनम बाय एप्लीकेशन ऑफ। अब हम सुमम बोनम सबसे अच्छे कैसे बन सकते हैं? अपना दिमाग लगाकर, रीजनिंग से, रैशनैलिटी से, सोच से। अपनी सोचेंगे, हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, हम देखेंगे कि हमने कहाँ गलती करी, हम चीजों को पहचानने की, सोचने की कोशिश करेंगे। सो विद एन एप्लीकेशन ऑफ रैशनैलिटी, थिंकिंग, प्रोसेसिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही होती है एथिक्स की डेफिनेशन। एथिक्स बात करता है किसी इंसान की क्वालिटी के, उसके कैरेक्टर की क्वालिटी की, ताकि वो सबसे अच्छा बन सके। विद एन एम टू अचीव सुमम बोनम। कैसे बनेगा? अपनी सोच से, अपने आचरण से, अपनी थिंकिंग, अपनी रैशनैलिटी से। सो बाय एप्लीकेशन ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, रैशनैलिटी एंड एनालिसिस इन डे टू डे बिहेवियर। समझ आया यहाँ तक? ये होती है एथिक्स की बात। या फिर
हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, मानो आपको मार्क्स लाने हैं आप 250 में से अगर मेंस में, तो अब आप 250 के हिसाब से जज करोगे। 125 है, ठीक है, 150 है और अच्छा हो गया। तो इस तरह से होती है एथिक्स। इस तरह से हमारी होती है प्रोग्रेस, पहले अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर सबसे अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट। और बेस्ट क्या होता है? एथिक्स का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल। ठीक है, ये बात हो गई एथिक्स की। उसके बाद अब हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एथिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अब हम बात करेंगे एथिक्स की ओरिजिन की। हमने ये तो जान लिया कि एथिक्स क्या होता है, अब हमें ये जानना जरूरी है कि एथिक्स आया कैसे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एथिक्स। अब एथिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया था, एथिकोज। एथिकोज नाम का एक शब्द है, ये एक ग्रीक वर्ड है। एथिकोज इज अ ग्रीक वर्ड और ये आया था एथिकोज से। एथिकोज का मतलब क्या होता है? अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट्स। जो आपका आचरण, जो आपका कैरेक्टर आपके हैबिट्स से बने, वो होता है एथिकोज। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बात करता है आपके कैरेक्टर की, आपके कंडक्ट की, आपका आचरण कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। तो अभी हमने यही तो बात कर रहे हैं इतनी देर से। एथिक्स क्या है? क्वालिटी बेसिकली। तो ये कहाँ से आया? एथिकोस शब्द से। एथिकोस का मतलब क्या है? जो कि आपकी आदतों से आए, आदतें अच्छी हो या बुरी, उसी से ही तो हमारा चरित्र बनता है। तो ये बात करता है हमारे हैबिट से, हमारे कैरेक्टर की, हमारे कंडक्ट की। बात समझ आई? अब हमने बोला ये ग्रीक वर्ड है, तो कुछ ग्रीक फिलोसफर्स होंगे। जैसे कोई भी चीज होती है तो उसका ओरिजिन किसी इंसान से होता है, कुछ तो होता है ना, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई फिलोसफर होता है। तो ये एथिक्स सबसे पहले आया था सोक्रेटिस नाम के बंदे ने। सोक्रेटिस एक इंसान था जो बहुत ही सोचता था, हर चीज में सवाल जवाब करता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हर चीज में सवाल जवाब करना, तारे चमकते क्यों हैं, चंदा मामा दिन में कहाँ चले जाते हैं, इसी तरह से सोक्रेटिस बहुत सवाल जवाब करता था। तो यहीं से ही जन्म हुआ था एथिक्स का। अब उसके बाद जब ये बहुत सोचता था, बहुत सवाल जवाब करता था, तो धीरे धीरे लोग इसके साथ जुड़ते गए। जैसे प्लेटो जुड़ा, एरिस्टोटल जुड़ा। एरिस्टोटल की एक बहुत ही अच्छा वो था, एरिस्टोटल ने कहा कि जो इंसान है, हमने सुना है दैट ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल। हमने सुना है इंसान सोशल एनिमल होता है, हमने सुना है इंसान पॉलिटिकल एनिमल होता है, लेकिन क्या हमने कभी सुना है एथिकल एनिमल? दैट ह्यूमन इज एन एथिकल एनिमल? यस, एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन जो है, जो इंसान है, हम लोग हैं, वो सोशल एनिमल भी हैं, पॉलिटिकल एनिमल भी हैं और एथिकल एनिमल भी है। एथिकल मतलब वही क्वालिटी, हमारे चरित्र की हमें ध्यान रखना होगा, हमें सबसे अच्छा बनना होगा। अभी हम आगे आगे देखेंगे कि हमें कैसे अच्छा बनना होता है, या अच्छा इंसान क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। थोड़ी देर में अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये बात हुई एथिक्स की या एथिकोज की बोला जाए तो। अब ये भी तो हो सकता है जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, हम बहुत देर से स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। ये स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? तो ये स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे बने विद इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। पहले एंशियंट टाइम्स था, एंशियंट सोसाइटी थी, फिर मिडीवल सोसाइटी आई और फिर मॉडर्न सोसाइटी आई। तो जैसे जैसे सोसाइटीज का इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे हमारे स्टैंडर्ड्स बदलते गए। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली यहाँ से हमारे स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स बने। जैसे अब जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होंगे और जो इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज हम अगर लिव इन की बात करें, तो जो इंसान लिव इन में रह रहा है उसके लिए ये सही चीज है। क्या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी? क्या सोसाइटी के लिए वो सही है, या अच्छा काम है? नहीं। तो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स और इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ हम ना ही इंडिविजुअल को मॉरल कह रहे हैं, ना ही हम इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स को सही कह रहे हैं, ना ही हम सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को सही कह रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड्स की। जो भी हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, मान लो हमारी सोसाइटी में ये कहा गया है कि लिव इन इज नॉट अ गुड थिंग, तो लिव इन रिलेशनशिप में हमें नहीं रहना चाहिए। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा एथिकल ही होगा। एथिकल स्टैंडर्ड्स मे डिफर फ्रॉम मॉरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कैसे होगा, क्यों होगा, ये धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे चीजें समझ आती जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे हम, जिससे आपको बातें समझ आती जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमें इसकी थ्योरीज देखनी होंगी।
कुछ थ्योरीज के बारे में हम बात करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं, बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड किस तरह से हमें देखना होगा, क्या हमारा नजरिया होगा, किस तरह से हम चीजों को सोचेंगे। अगर हम थ्योरीज ऑफ एथिक्स की बात करें तो इसमें आता है नॉर्मेटिव थ्योरीज। नॉर्मेटिव थ्योरीज मतलब थ्योरीज ऑफ एथिक्स, ये एक वर्ड दिया गया है नॉर्मेटिव थ्योरीज। सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है थ्योरीज ऑफ एथिक्स, एथिक्स की थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज बहुत ही सिंपल हैं। आप अगर वैसे पढ़ोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ। थ्योरीज ऑफ एथिक्स, एथिक्स की बेसिकली दो थ्योरीज होती हैं, मेन मोटी मोटी, एजेंट थ्योरी, एक्शन थ्योरी। इन्हीं में ही चीजें बटी हुई हैं। एक होता है एजेंट थ्योरी और एक होता है एक्शन थ्योरी। अब एजेंट के नाम से हमें पता चल रहा है, एजेंट, एजेंट कौन होता है? एक बेसिकली जो भी बीच का इंसान होता है या जो इंसान कार्य कर रहा होता है, जो पर्टिकुलर इंसान कोई काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के थ्रू कुछ पैसा मंगा रहे हैं तो जो इंसान पैसा ला रहा है वो क्या हो गया? एजेंट। तो जो इंसान वो काम कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो होता है एजेंट। तो यहाँ पर बात होती है कैरेक्टर की। ये एजेंट थ्योरी बात करता है ह्यूमन कैरेक्टर की। इसको मतलब ही नहीं है कि आपका एक्शन कैसा है, ये ह्यूमन कैरेक्टर की बात करता है। एजेंट थ्योरी का कहना ये है कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, अगर आपका चरित्र अच्छा होगा, तो आप खुद ब खुद अच्छे काम करेंगे, आपके जो एक्शंस होंगे वो अच्छे होंगे। तो ये फोकस करता है बेसिकली क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। कॉन्सिक्वेंस पे इसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्सिक्वेंस क्या है वो हम एक्शन थ्योरी में बात करेंगे, अभी मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन एजेंट थ्योरी बात करती है कैरेक्टर की। इसको कोई मतलब नहीं है कि एक्शन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये कहता है कि अगर आपका आचरण अच्छा है, अगर आपका चरित्र अच्छा है, तो आप काम भी अच्छे ही करोगे। तो दे फोकस, एजेंट थ्योरी फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। जो भी एजेंट है, जो भी पर्सन है, उसके कैरेक्टर पे फोकस करता है। तो इसको हम वर्च्यू एथिक्स भी कहते हैं, वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स का मतलब जहां पर हम कैरेक्टर की बात करें, मतलब देखो वर्चुअस पर्सन क्या होता है, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ थोड़ा। वर्च्यू एथिक्स मैंने बोला तो वर्चुअस पर्सन कौन होता है? जो बहुत ही अच्छे से बात करता हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत पोलाइट हो, किसी से लड़ता झगड़ता ना हो, सबके साथ मिलजुल के रहता हो, कभी गुस्सा ना दिखाता हो, कोई भी सिचुएशन हो तो बहुत इजीली हैंडल कर ले, कोई भी अगर कभी कोई खराब न्यूज भी किसी को बतानी है तो बहुत तरीके कायदे से बताए। तो ये होता है वर्चुअस पर्सन। ऐसा इंसान बनना हर कोई पसंद करेगा, राइट? हर कोई सोचेगा मैं कैसा इंसान हूँ, हर किसी को ऐसा इंसान बनना पसंद होता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई बी, या सॉरी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड आई बी, मुझे कैसा इंसान होना चाहिए जो आइडल इंसान है। या फिर आइडल भी नहीं बोलेंगे, एक अच्छा इंसान क्या है, जो हम गुड बेटर बेस्ट की बात कर रहे थे, तो बेस्ट इंसान क्या होगा? जो सबसे तरीके से बात करे, सबको रिस्पेक्ट दे, सबसे पोलाइट हो, कभी लड़े झगड़े ना, है ना? तो ऐसा इंसान बनना तो सब चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी पे। वो मीठा बोलता हो, वो लड़ता ना हो, वो अच्छे से सबसे पेश आता हो, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यही होता है एजेंट थ्योरी, जहाँ पे इंसान की क्वालिटी की बात की जा रही है, इंसान के कैरेक्टर की, इंसान के आचरण की। ठीक है, वर्च्यू एथिक्स। तो ऐसे इंसान बनना सब चाहेंगे। हम इस इंसान की या ऐसी सोसाइटी या ऐसे एथिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, वर्च्यू एथिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हर इंसान अच्छा होगा, हर इंसान वर्चुअस होगा, तो हमारी सोसाइटी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो वर्च्यू एथिक्स क्यों बिलीव करता है ऐसी चीजों में, या वर्च्यू एथिक्स ऐसे क्यों कहता है? वो ऐसे बात इसलिए करता है कि अगर इंडिविजुअल अच्छे होंगे, वो इंसान की क्वालिटी पे फोकस इसलिए करता है क्योंकि सोसाइटी किससे बनती है? मान लो ये एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी कैसे बनती है? वहां के रहने वाले लोगों से, जो वहां पे मेंबर्स हैं, जो लोग हैं। तो वर्च्यू एथिक्स ये कहती है अगर ये लोग अच्छे हैं, इनका आचरण अच्छा है, तो ये सोसाइटी भी अच्छी ही होगी। तो वर्च्यू एथिक्स कहता है अगर इंडिविजुअल्स अच्छे हैं तो हम गुड सोसाइटी बना पाएंगे। लेकिन अब इसकी ये एक और चीज कहता है कि हम इंसान के कैरेक्टर पे बात करते हैं। हमें कुछ अच्छा काम कराने के लिए किसी लॉ की, किसी पनिशमेंट का सहारा ना लेना पड़े। हमें कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसको पनिश करते हैं, तो हम ऐसा कोई काम ही ना करें जिसको हमें पनिशमेंट की सहारा लेना पड़े। अगर हम इंसान को ही अच्छा बना दें, वो कभी कुछ गलत करने का सोचे ही नहीं, तो हमें लॉज की, पनिशमेंट्स की, इन सब का सहारा ही नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो वर्चू एथिक्स बात करता है क्वालिटी की, गुड सोसाइटी की, मॉरल चीजों की, ठीक है। ये क्या कहता है कि बात पूरी जिंदगी की है। अगर इंसान का कैरेक्टर अच्छा होगा तो पूरी जिंदगी वो अच्छे काम करेगा, मतलब कैरेक्टर विल लीड टू गुड एक्शन, राइट। तो अब इसमें कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। स्ट्रेंथ यही है कि ये पर्सन की लाइफ पे फोकस करता है, पर पूरे पर्सन की जिंदगी की बात करता है। लेकिन वीकनेस क्या है, इसने ये तो बताया कि आपको 100 नंबर लाने हैं 100 में से, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि आप ये 100 नंबर लाओगे कैसे। इसने ये नहीं बताया हाउ। इसने व्हाट की बात करी लेकिन हाउ इसने नहीं बताया। तो ये वीकनेस है एजेंट थ्योरी की। समझ आया? मैं इसको बहुत इजीली, बहुत पॉइंट्स में आपके लिए समराइज कर देती हूँ। हमने बात करी दो थ्योरीज की, एजेंट थ्योरी, एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी में अभी आपको समझाऊंगी। एजेंट थ्योरी में मैंने आपको समझाया वर्चू एथिक्स की। बेसिकली ये बात करता है वर्चुअस चीजों की, ये बात करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर की, ये बात करता है पूरी जिंदगी की, ये पर्सन की पूरी जिंदगी पर फोकस करता है, होल लाइफ पर। ये क्या कहता है, अगर लोग अच्छे होंगे तो गुड सोसाइटी होगी, हमारी पूरी सोसाइटी अच्छी होगी। ये बात करता है मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए, व्हाट। लेकिन इसकी वीकनेस क्या है कि ये हाउ की बात नहीं करता कि मुझे अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। इसने ये तो बताया कि मुझे ऐसा इंसान बनना है, लेकिन इसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कैसे बनना है, मैं यहाँ से यहाँ, या फिर ऐसा बोले तो गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट वो कैसे बनूं। इसने ये बताया कि बेटा बेस्ट बनो, पर कैसे बनो ये इसने नहीं बताया। तो ये बात होती है एजेंट थ्योरी की। एजेंट थ्योरी को कौन कौन मानता है? एरिस्टोटल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एरिस्टोटल बिलीव करते हैं एजेंट थ्योरी में। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब बिलीव करते हैं हमारी एजेंट थ्योरी में, ठीक। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक्शन थ्योरी की। एक्शन थ्योरी क्या कहती है? नाम से आपको पता चल रहा है, हमने बात करी नॉर्मेटिव एथिक्स की, थ्योरीज ऑफ एथिक्स। तो मैंने आपको बताया होता है एजेंट और एक्शन। ये एजेंट थ्योरी हो गई, ये हमने बहुत अच्छे से पूरी समझ ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्शन थ्योरी की। अब जब हम एक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है एक्शन। एक्शन क्या होता है? जो भी आप काम कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, आप किसी का मर्डर कर रहे हो या किसी का भला कर रहे हो, ये होता है एक्शन, जो आप काम कर रहे हो। अब इसमें दो थ्योरीज आती हैं, एक्शन थ्योरी में दो थ्योरीज आती हैं। एक थ्योरी आती है आपकी डियोंटोलॉजी और एक होता है टियोलॉजी। अब डियोंटोलॉजी और टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक मैंने आपको बताया होती है डियोंटोलॉजी और एक होती है आपकी टियोलॉजी। अब ये नाम क्या होते हैं? देखो, डियोन का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। डियोन का मतलब होता है ड्यूटी। तो ये डियोंटोलॉजी ये कहते हैं कि आप ड्यूटी, आपका ड्यूटी क्या है? अच्छे काम करना। जैसे आपने गीता के बारे में सुना होगा, महाभारत में आपने सुना होगा, वो क्या बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो, अपने कार्य की चिंता करो, अपने कर्म पर आप ध्यान दो। जो भी आपका कर्म है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। मतलब मीन्स पर, अगर आपको यहाँ से अभी आपने ग्रेजुएशन करी और आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, या आपको यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लेना है, या किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको सरकारी नौकरी पानी है, तो आप इसकी चिंता मत करो। आप इसकी चिंता करो ये जो रास्ता है, ये रास्ते में आप सही काम कर रहे हो या नहीं। ऐसा ना हो कि आप करप्शन करके या आप चीटिंग करके पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर रहे हो। ये जो रास्ता आप चुन रहे हो, ये रास्ता आपका सही होना चाहिए। जो कर्म कर रहे हो यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो कर्म अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं ड्यूटी, हमारे मीन्स की। बेसिकली ये होता है मीन्स ओरिएंटेड, ठीक है। समझ आया सबको? ये बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है, या अगर आपको किसी का भला करना है, उसके लिए आपको एक झूठ बोलना पड़ जाए, तो वो गलत नहीं है अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो। मतलब ये क्या हो गया? झूठ गलत नहीं है। ये आपकी बोलती है टियोलॉजी। यहाँ से हम चले गए टियोलॉजी पे। डियोंटोलॉजी क्या बोलेगी? आपने झूठ बोला, गलत बात है। टियोलॉजी क्या बोलेगी कि आपने एंड में क्या करा, ये एंड ओरिएंटेड है। मैंने समझाया आपको, जो डियोंटोलॉजी है वो मीन्स ओरिएंटेड है। ये जो आपका रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, जो रास्ता है, क्या वो सही है? तो ये मीन्स ओरिएंटेड है।
लेकिन जो टियोलॉजी है वो एंड ओरिएंटेड है। उसको ये मतलब है कि मुझे यहाँ पहुंचना है। रास्ते में आप क्या कर रहे हो उसे कोई मतलब नहीं है। आपने रास्ते में किसी का सर काटा, आपने रास्ते में झूठ बोला, आपने किसी को दुख दिया, इस सब से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पहुंचना। आपको स्टेट में या सरकारी नौकरी लेनी है। कैसे लेनी है? चीटिंग से लेनी है, कैसे लेनी है नहीं मतलब। तो ये होता है टियोलॉजी, एंड्स ओरिएंटेड। समझ में आया? तो ये आपका बात करता है जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी आपका आउटकम है, ये एंड्स ओरिएंटेड या आउटकम ओरिएंटेड होता है। तो ये होता है आपका एक्शन थ्योरी बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आउटकम ओरिएंटेड, कॉन्सिक्वेंस थ्योरी, कॉन्सिक्वेंस ओरिएंटेड, एंड्स ओरिएंटेड। अब डिओन्टोलॉजी की बात कौन करता है? डिओन्टोलॉजी की बात करी थी इमैनुअल कांट ने। और टियोलॉजी की बात कौन करता है? बेंथम एंड मिल। ठीक है, बेंथम एंड मिल। अब आपको याद कैसे रहेगा? बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, आप भूल सकते हो। मैं आपको याद कराती हूँ। देखो, डिओन्टो, डिओ, डिओ तो सबने सुना है। डिओ, डिओ परफ्यूम, डिओ जो आप सब लगाते हो। जस्ट इमेजिन कि आप डिओ लगाकर बार में गए। बार में क्यों गए? बियर की कैन पीने। कांट, कांट में से आपको एक कैन दिख रही है, कैन, आप इसको ऐसे कैन भी लिख सकते हो, बियर की कैन। तो डिओ लगाकर आप कहाँ गए? बार में। क्यों गए? कैन, बियर कैन पीने, तो कैन। तो डिओन्टोलॉजी कौन करता है प्रपोज या कौन प्रमोट करता है, कौन प्रोपोगेटर है? कांट। टियोलॉजी, टियोलॉजी में अब हम क्या करते हैं? देखो, टियोलॉजी में अब आगे और थ्योरीज हैं, हम इसको पहले और आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शन की। एक्शन में मैंने आपको बताया दो तरह की थ्योरीज हैं, दो तरह की सब फील्ड्स हैं। एक होता है डिओन्टोलॉजी, एक होता है टियोलॉजी। ठीक है, टियोलॉजी भी अब आगे इसमें और स्कूल्स हैं। वो दो तरह के स्कूल्स हैं। एक आता है यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, और एक आता है आपका कॉन्ट्रैक्टेरियंस, कॉन्ट्रैक्टेरियंस। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टेरियंस हैं ये भी दो तरह के हैं। एक है आपके मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टेरियंस, मॉडर्न, और एक है आपके कंटेम्पररी। ठीक है, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी, मैं आपको इजीली याद कराती हूँ। अभी आप आराम से बस समझते जाइए, दिमाग पर बिल्कुल जोर मत डालिए। जितना पढ़ा रही हूँ उतना आप मेरे साथ साथ समझते जाइए। डिओन्टोलॉजी हमने समझ लिया बहुत अच्छे से कि ये बात करता है रास्ते पर, मीन्स पर। हमारे मीन्स अच्छे होने चाहिए, जैसे गीता, भागवत, सॉरी महाभारत, इन सब में लिखा है। तो ये कौन करता है? डिओ, डिओ लगाकर बार में जाते हो आप बियर कैन पीने, तो कांट। अब हम बात करते हैं टियोलॉजी की। टियोलॉजी मैंने बताया कि ये एंड्स ओरिएंटेड है, कि आपका अंत में क्या हो रहा है, आपको रास्ते से मतलब नहीं है। अगर आपको मेरठ से दिल्ली पहुंचना है तो आपको दिल्ली पहुंचना है। आप कैसे पहुंचते हो? प्लेन से पहुंचते हो, साइकिल से पहुंचते हो, स्कूटर से पहुंचते हो, उसे मतलब नहीं है। ठीक है सॉरी। अब इसमें जो हमारे दो स्कूल्स आते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्ट्रैक्टेरियंस। यूटिलिटेरियनिज्म बहुत ही सिंपल, अगर आपको इसमें वर्ड दिख रहा हो, यूटिलिटी। यूटिलिटी सबको पता है, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मतलब उसका क्या काम है, क्या यूज है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आप जितने से ज्यादा लोगों को खुश रख सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश रख सकते हो, वो एक्शन अच्छा है। मानो आपने सपोज आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जहां पर ये है, यहाँ पर 60% जनता है और यहाँ पर 40% जनता है। अब यहाँ पर ये जो 60% जनता है इनको खुशी मिल रही है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि 60% जनता खुश हो रही है, लेकिन 40% जो जनता है वो या तो न्यूट्रल है या उसको थोड़ा दुख हो रहा है। तो अब आप कौन सा काम करोगे? आप काम करोगे ये वाला। ये काम क्यों कर दोगे? मतलब अगर सपोज आप बहुत ही सिंपल लेते हैं, चलो अगर आप छोले भटूरे सबको देने जा रहे हो, आपको छोले भटूरे खिलाने जा रहे हो एक स्कूल के बच्चों को, ठीक है। अब स्कूल के बच्चों को, आपको पता है कि 40% बच्चों को छोले भटूरे पसंद नहीं है, उनको नूडल्स पसंद है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि 60% बच्चों को छोले भटूरे पसंद है। तो आप नूडल्स लेके जाओगे, छोले भटूरे लेके जाओगे? आप छोले भटूरे लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जनता को खुश कर रहे हैं, ज्यादा बच्चों को खुश कर रहे हैं। तो ये होता है यूटिलिटी। मैक्सिमम लोगों को अगर आप खुश कर सकते हो, अगर आपका एक झूठ 100 लोगों को खुशी दे सकता है, तो आप उस झूठ को बोलने के लिए सही हो, तैयार रहो। अगर आपका एक झूठ 10 लोगों को दुखी कर रहा है, 10 लोगों को दुख पहुंचा रहा है, लेकिन 90 लोगों को खुश कर रहा है,
तो आपको ये झूठ बोल लेना चाहिए। तो इसको मतलब नहीं है कि झूठ सही काम है या गलत है, वो काम था डियोंटोलॉजी में, झूठ बोलना गलत है। लेकिन टियोलॉजी ये कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, मुझे मतलब है कि कितने लोग खुश हो रहे हैं। ये होता है यूटिलिटेरियनिज्म।